साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बात हमने वर्षों से सुनी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज मेरी वकालत के गुरु, मेरे बॉस आदरणीय श्री मुकेश जी गौड़ साहब आपके सामने मौजूद है। क्योंकि आप लोगों का लोन डिफॉल्ट से संबंधित एक सवाल अक्सर आता है कि सर कभी ऐसी जानकारी दीजिए जो दिवालिये से संबंधित हो जिसमें इंसॉल्वेंसी एक्ट की बात की जाए। तो आप लोगों तक अपने 30 वर्षों के अनुभव को शेयर करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मुकेश जी गौड़ साहब मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मुकेश जी गौड़ साहब का परिचय करा दूं आपका कि वकालत के क्षेत्र में जब आया आपके साथ मैंने वकालत की शुरुआत की। जो कुछ सीखा हूं मैं आपसे सीखा हूं। आप लोग जब भी मुझे जो पदवी देते हैं ना, उसका कोई न कोई जो भाग है वो अंश इनके आशीर्वाद का परिणाम है। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में आपका हमेशा से एक सवाल रहा है कि सर हम इतने लोन के दलदल में धंस चुके हैं, तो कृपया हमें ये बताइए कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है। तो आज कुछ सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे आदरणीय सर से। और बात ये होती है कि दिवालिया यानी व्यक्ति उस स्टेज पे जाना चाहता है जहां जाकर वह तमाम मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहता है। कहां तक उचित है ये बात, किस तरीके से क्या प्रोसेस है, इस बारे में लंबी बात करेंगे। सवाल होंगे एडवोकेट नरेंद्र जोशी के और जवाब होंगे हमारे आदरणीय गुरु जी के। सर, एक्चुअली हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो आज आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि आदमी हो या कोई फर्म या कंपनी, वो दिवालिया कब होना चाहती है? जब उसकी लेनदारियों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फर्म हो, कंपनी हो, दिवालिया होना चाहती है। यानी या कोई व्यक्ति हो जिसके पास देने योग्य राशि है नहीं है, जो मार्केट से लेना है वो बहुत कम रह गया है, ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प रहता है उसके पास कि दिवालिया हो, यानी दिवालिया घोषित कर दे वो अपने आप को। बिल्कुल। कई लोग ये कहते हैं कि जो दिवालिया घोषित होते हैं अखबार में प्रकाशन निकाल दो या सूचना का प्रकाशन कर दो कि मैं दिवालिया घोषित हो गया। हाँ। तो क्या ये मान्य है? यह मान्य नहीं है। ये जिला न्यायालय अधिसूचना निकालता है, अपना सम्मन शाया करता है अखबार में कि इस व्यक्ति ने अपने दिवालिया होने की प्रार्थना पत्र जिला न्यायालय में पेश किया है और जो भी लोग इसके लेनदार या देनदार हैं इस तारीख को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा उनके उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जब जिला न्यायालय के अंदर आवेदन दाखिल करता है तो उसको अपने जितनी भी मतलब लोग जिसको पैसा चुकाना है उनको, चाहे वो कंपनी हो गया, व्यक्तिगत हो गया, बिल्कुल उन सब का नाम उसका जिक्र करना पड़ेगा। बिल्कुल, सूची पेश करनी पड़ेगी, संपत्ति की भी सूची पेश करनी पड़ेगी, उसके पास क्या क्या संपत्ति है, किन किन से क्या क्या राशि लेनी है और कितनी राशि चुकानी है। तो क्या इसमें केवल अचल संपत्ति आएगी या चल संपत्ति? समस्त संपत्ति, चल अचल टोटल संपत्ति। अच्छा। और इस मामले के अंदर जब व्यक्ति आवेदन दाखिल करता है तो उसे क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं कोर्ट को? उसके पास जो भी संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, सबसे पहले उसका ब्यौरा देना पड़ता है। उसके देनदार कौन कौन है उसका ब्यौरा देना पड़ता है और उसके लेनदार कौन कौन है उसका ब्यौरा देना पड़ता है। तो व्यक्ति को दिवालिया घोषित होने के लिए मतलब क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, उसको दिवालिया घोषित होने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए? जब उसके पास पैसा चुकाने के लिए कोई राशि की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो, वो इस कंडीशन में आ गया है कि इतना कर्जा हो गया कि वो कुछ भी करके वो कर्जे को नहीं चुका सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको दिवालिया हो जाना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति या कंपनी खुद दिवालिया घोषित होने के लिए कोर्ट जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है उनके लिए? दोनों स्थिति में संभव है। कंपनी खुद भी जा सकती है, व्यक्ति खुद भी जा सकता है और दूसरा व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकता है कि इस व्यक्ति को दिवालिया घोषित करो या इस कंपनी को दिवालिया घोषित करो, क्योंकि इसके मांगने वाले ज्यादा हो गए, इतना ये चुका नहीं सकती है, कंपनी या व्यक्ति दिवालिया की स्थिति में है, इसलिए इसको दिवालिया घोषित करो।
तो उसके पास जो संपत्ति की लिस्ट पेश करता है कि भाई मेरे पास मान लीजिए 1 करोड़ की संपत्ति है और देनदारी जो उसकी 3 करोड़ के आसपास है, बिल्कुल ठीक है, तो उन लोगों को पैसा कौन चुकाएगा? जो 1 करोड़ की संपत्ति है, जो लोग पैसा मांगते हैं, जैसे कोई 10 लाख मांगता है और कोई 2 लाख मांगता है, तो उसकी राशि के हिसाब से भुगतान हो जाएगा उसको। 1 करोड़ 10 लाख वाले को कुछ ज्यादा में से कुछ ज्यादा मिल जाएगा, 2 लाख वाले को कुछ कम मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कोर्ट किसी रिसीवर को, कोर्ट सबसे पहले तो जैसे ही प्रार्थना पत्र लगेगा वो अपनी संपत्ति पेश करेगा, सारी संपत्ति रिसीवर के सुपुर्द कर देगी। रिसीवर के सुपुर्द कर, बिल्कुल। फिर रिसीवर यह तय करेगा कि भाई ये संपत्ति है, कोर्ट को दिखाएगा और ये इतने लोगों को पैसा चुकाना है। तो आपके कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अगर 20-25 बैंकों से या एनबीएफसी से लोन ले रखा है तो इसमें केवल मतलब उन सारों को क्या नोटिस भेजेगी कोर्ट? बिल्कुल भेजेगी, अखबार में शाया कराएगी, नोटिस भी भेजेगी और अखबार में शाया भी कराएगी। अच्छा, अखबार प्रकाशन होता है सार्वजनिक रूप से? बिल्कुल। और वो सारे आके अपना पक्ष रखना चाहे पक्ष रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। और बकायदा बैंक तो यहाँ तक कि जो उनके पास संपत्ति गिरवे है उसका हवाला देंगे कि ये संपत्ति हमारे पास गिरवे है, हम तो हमें इसमें से भुगतान कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में कोर्ट का क्या रुख रहता है? अब किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसमें 3-4 लोन है उसके, किसी के 25 लाख का है, किसी के 50 लाख का है, किसी के 30 लाख का है, लेकिन बाकी कंपनियों के जो लोन है, जिसके पास गिरवे रखी हुई संपत्ति है उसका अधिकार पहला होगा, सबसे पहले उसका लोन चुकाया जाएगा। कुछ बचता है तो उसमें से दूसरों को भुगतान किया जाएगा, क्योंकि संपत्ति बैंक के पास गिरवे है। अच्छा। और अगर ज्यादा संपत्ति नहीं है तो आनुपातिक बंटवारा होगा? आनुपातिक बंटवारा होगा। अच्छा। आपकी क्या सलाह होती है कि क्या किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित होने के लिए चले जाना चाहिए अगर स्थितियां नहीं है तो? कई बार लोग आत्महत्या करते हैं, उससे बेहतर है कि वो कोर्ट चले जाए। ऐसी स्थिति नहीं आए, मैंने देखा है कि परिवार के परिवार आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोगों ने की है। उस स्थिति में उनको कोर्ट चले जाना चाहिए। मतलब अगर अत्यधिक कर्ज में दब जाए, बाहर नहीं निकल सकते, कोई रास्ता नजर नहीं आता, और बड़े से बड़े उद्योगपति का दिवालिया कानून के तहत कोर्ट गए। एक समय हमने सुना था कि अमिताभ बच्चन साहब पर भी ऐसा वक्त आया था। हाँ, और उन्होंने भी सार्वजनिक मंच पे इस बात को कहा है। बिल्कुल। अभी अनिल जी अंबानी साहब भी कुछ गए थे, उनके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई थी। तो लोग जाते हैं, कंपनियां जाती है, व्यक्तिगत आदमी जाता है। अब किसी व्यक्ति ने दिवालिया घोषित करने की एप्लीकेशन लगा दी तो उसको दिवालिया डिक्लेयर कौन करता है? कोर्ट करेगी। कोर्ट करेगी, जिला कोर्ट करेगी, बिल्कुल। और दिवालिया घोषित होने के बाद क्या बैंक या एनबीएफसी या जो भी मांगने वाले लोग हैं, हाँ, क्या उस व्यक्ति पे कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब आदमी दिवालिया हो गया तो उसके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, आपराधिक प्रकरण उसके खिलाफ जो चल रहे हैं वो यथावत चलते रहे, यानी कोई चोरी, लूटपाट, डकैती वगैरह के केस हैं, उससे छूट नहीं मिलेगी उसको। लेकिन कुल मिला के ये लोन से संबंधित जो पैसा बकाया है उससे संबंधित मुकदमे में वो रिलीफ पा लेगा। और एक दिवालिया घोषित होने के बाद एक आदमी की क्या वैल्यू रहती है? सामाजिक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी उसको भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा? नहीं। दिवालिया होने के बाद उसे कोई भी व्यक्ति लोन देने से पहले काफी सोचेगा। हाँ, दिवालिया होने के बाद व्यक्ति अपने आप को वापिस इस स्थिति में ले आए कि पैसे वाला हो जाए जैसा कि होता है, तो उसको लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होने का कोई आवेदन लगाता है सक्षम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, जैसे आप बता रहे हो, तो क्या आवेदन फाइल करने के बाद अगर मान लो महीने 2 महीने उसकी इच्छा हुई कि मैं इस आवेदन को वापस ले लूं, कभी भी ले सकता है? वो कभी भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। अच्छा। और जब तक आवेदन पेंडिंग रहता है उसका, तब तक उसके खिलाफ कोई प्रकरण वगैरह या वसूली वगैरह की कार्रवाई हो सकती है? फिर सारी कार्रवाइयां उसके विरुद्ध रुक जाती है। अच्छा। एक सर अमूमन एक बात देखने में आती है कि ये कहा जाता है कि एक दिवालिया इंसान या रोड पे चल रहा हो जो भिखारी है उसकी वैल्यू सेम समझी जाती है। ऐसा तो मैंने नहीं सुना है साहब, ये तो कानून से परे बात है। कानून से परे बात है। सर एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, वैसे हमने हमारे दर्शकों को कई बार ये जानकारी दे दी है कि सेक्शन 138 सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट है
जो दोनों ही अवेलेबल है। कई यूट्यूब पर लोग वीडियो देखकर ये कहते हैं कि पुलिस आएगी, गिरफ्तार हो जाएगा, जमानत नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 138 NI एक्ट हो या सेक्शन 25 हो, क्या यदि व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो जमानत उसका अधिकार है या नहीं? जमानत उसका अधिकार है, जमानत उसका अधिकार है, बस वो अपने आप को छिपाए नहीं और कोर्ट से ऑलरेडी जमानत उसकी जब्त नहीं की हो, कोर्ट से उसकी जमानत जब्त नहीं हुआ, प्रथम अपीयरेंस पे उसको उसको जमानत का लाभ मिल जाए। अच्छा, एक सर ये होता है कि मैक्सिमम कई ग्रामीण, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने केसीसी लोन ले रखे और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते वो केसीसी लोन भर नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कोई विकल्प होता है? उनके लिए तो बैंक ने काफी विकल्प कर रखे हैं, आरबीआई तक ने विकल्प कर रखे हैं। कम से कम जाके बैंक से बात करें, आरबीआई को लिखे, तो विकल्प उपलब्ध है। अच्छा, और उनकी जो जमीनों को ग्रहण करना होता है या फिर उनकी जमीनों को ऑक्शन करना होता है, सरकार किसी भी किसान की जमीन ग्रहण करती है तो उसको पहले मुआवजा तय करती है, उससे पूछती है कि भाई आप क्या चाहते हो इस जमीन के एवज में, वो लिख कर देता है। फिर उसकी जमीन का नाप तोल मूल्यांकन होता है और फिर अधिग्रहण होता है। दिवालिया के मैटर में कुछ और जानकारी जो आप देना चाहें इंसॉल्वेंसी के बारे में? इंसॉल्वेंसी के तहत जाना बहुत आसान है, लेकिन जब आदमी चला जाता है और समाज को, रिश्तेदारों को ये पता लगता है कि यह दिवालिया हो गया है या दिवालिया के लिए आवेदन कर दिया है, तो उसके उत्तराधिकारियों पे जो आगे सामाजिक प्रतिष्ठा होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आगे उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सामाजिक स्तर पर। यह बहुत बड़ी बात है। साथियों, इस छोटे से इंटरव्यू में हमने आपको बताने की कोशिश की कि दिवालिया क्या है, इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस क्या है, इंसॉल्वेंसी किस तरीके से, इंसॉल्वेंसी के लिए जो वाद है वो जिला न्यायालय में दायर किया जाता है और किस तरीके से उसकी प्रक्रिया चलती है। जैसा कि आदरणीय गुरुजी ने बताया आपको कि सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म होती है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति है कि अपने जज्बे के आधार पर इन चीजों में लड़ने की हिम्मत रखता है तो उसे दिवालिया की तरफ कभी रुख करना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप मल्टीपल लोन का शिकार हो चुके हैं और इतना अधिक लोन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब आपको बैंक खुद सेटलमेंट का ऑफर देती है, पर्याप्त वक्त देती है, तब आपको दिवाली के स्टेज की ओर जाना नहीं चाहिए। लेकिन सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जहां परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, जहां कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है, वहां आप अपने दिमाग में कोई कुत्सित विचार लाए, मन में गलत ख्याल लाए, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यह भी एक विकल्प हो सकता है। और यह विकल्प अपनाने के बाद कोई भी एनबीएफसी बैंक या कोई भी एक जन सामान्य व्यक्ति या सूदखोर माफिया आपको किसी भी रूप से हैरान परेशान नहीं कर पाएगा। आप थे आदरणीय गुरुजी, 30 वर्षों की वकालत का अनुभव, जिनके साथ हमने कई चीजें सीखी है और आज मैंने कोशिश की कि आप सभी लोगों के समक्ष आज इनको लाऊं। और भी कई मुद्दे हैं जहां आपके ज्ञान का अनुभव हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती वक्त निकाला कोर्ट में से, उसके लिए आभार।